देख रहे हैं अब एग्जाम में पूछा गया है और इस बेहतरीन ट्रिक से दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का अपने आज के इस बेहतरीन वीडियो में। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। ओके, ये इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल पूछा जाता है, साथ ही साथ इसके अंकित प्रश्न पे भी दोस्तों एग्जामिनर खेलता रहता है। ठीक है, फंसते कहाँ है बच्चे अंकित प्रश्न पे, तो उसके लिए एक बेहतर ट्रिक भी आपको बता देंगे, आप क्यों सॉल्व कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ही मजेदार है, मजा आ जाएगा इस वीडियो को पूरा देख लिया तो। एंड बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज का चलिए ये वीडियो हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले चीज़ों को इरेज करते हैं और डायग्राम से ही आप नियम समझ जाओगे, ये मान लेना। फिर उसके बाद अंक की प्रश्नों को हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए फैराडे ने अपना वैद्युत अपघटन नियम क्यों दिया, इन्होंने अपना नियम क्यों दिया, इनकी नियम की क्या जरूरत हमें पड़ी थी। ओके, तो देखिए जरूरत हमें तब पड़ी ना जब हमने वैद्युत अपघटनी सेल को पढ़ा था। आपने वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सर जी, तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में पढ़ लेना। लेकिन ये जान लीजिए कि एक ऐसा सेल होता है ये दोस्तों जो क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, बस। ठीक है, तो सेल आपका कोई भी सेल हो, टेंशन नहीं लेना है, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, एक सेल जो हमारे दोस्तों वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, बस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी सेल हो, याद रखिए दुनिया का कोई भी सेल हो, उसमें 2 इलेक्ट्रोड को हम डुबा देते थे, बस। कोई भी इलेक्ट्रोड हो 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है स्टूडेंट, दुनिया का कोई भी सेल। तो ये 2 इलेक्ट्रोड हमने वैद्युत अपघटनी सेल में भी डुबो दिया था। याद करिए, वैद्युत अपघटनी सेल में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, हम क्या करते थे, एक बर्तन में 2 इलेक्ट्रोड को डुबा देते थे। ठीक है, चलिए, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड आपका क्या होता था दोस्तों, पॉजिटिव होता था, एक इलेक्ट्रोड निगेटिव होता था। ठीक है, चलिए, एंड इसे बाहर से हम क्या करते थे, एक बैटरी से जोड़ देते थे। मतलब कि बाहर से हम इसे क्या करते थे दोस्तों, करंट देते थे, वैद्युत धारा हम इस इलेक्ट्रोड को देते थे और यही वैद्युत धारा इस अंदर विलयन में जाती थी। अंदर एक विलयन होता था दोस्तों, लवण विलयन, जो कि होता था हमारा NaCl का। ठीक है, NaCl का, और इसी विलयन में यह वैद्युत धारा आती थी। जरा सोचो, अगर इस विलयन में वैद्युत धारा आएगी तो क्या इस NaCl के टुकड़े नहीं हो जाएंगे, NaCl के पुर्जे अलग नहीं हो जाएंगे ना। मतलब कि NaCl के विलयन में जैसा ही यह वैद्युत धारा आएगी तो NaCl आपका दोस्तों अलग अलग हो जाएगा। ये Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। बस यहीं पर घटना घटती थी कि हमारा जो ये Na प्लस जो होता था ना, ये स्टूडेंट्स प्लस वाला माइनस वाले के पास भागता था, प्लस वाला माइनस वाले इलेक्ट्रोड के पास जाता था, एंड माइनस वाला प्लस वाले इलेक्ट्रोड के पास आता था स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षण होता है इनके बीच में। ठीक है, इसी तरह Na पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो यह कहाँ भागेगा, इस माइनस वाले के पास गया तुरंत। एंड Cl के पास क्या है, माइनस है, तो ये प्लस वाले इलेक्ट्रोड के पास गया। ठीक है, और ये यहाँ पर आकर एकत्रित हो जाते थे। यहाँ पर सोडियम आकर दोस्तों, सोडियम धातु एकत्रित हो जाता था। ओके, एंड यहाँ पर क्लोरीन आकर एकत्रित हो जाता था। क्लियर? तो यहाँ पर फैराडे भाई साहब आए और बताएं कि ये जो इलेक्ट्रोडों पर जो दोस्तों मुक्त हो रहे हैं पदार्थ, चाहे वो कोई भी हो, उन पदार्थ जो मुक्त हो रहे इलेक्ट्रोड पर आकर स्टूडेंट्स, उन इलेक्ट्रोड की मात्रा क्या होती है, उन इलेक्ट्रोड की मात्रा दोस्तों समानुपाती होती है आवेश जो हम प्रभावित करते हैं। यही दोस्तों फैराडे नियम कहते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर, ओके, किन्हीं भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले, एकत्रित होने वाले स्टूडेंट्स जो पदार्थ की मात्रा होती है वह विलयन में प्रभावित आवेश के समानुपाती है। ये है पहला नियम, प्रथम नियम। ठीक है, और इसी को आगे हम लिख सकते हैं यार, ये मात्रा को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बराबर का चिन्ह लगा के एक नियतांक लगा देंगे Z, और Q क्या होता है यार, Q
Q हमारा बराबर होता है I इंटू टी के, ठीक है। तो यहाँ पर I इंटू टी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक और फॉर्म बन गया, इसी को तोड़ मरोड़ कर। और यहाँ पर जो Z हमारा आया है ना, ये Z जो मेहमान है, इन Z का नाम होता है हमारा, इनका नाम होता है आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये नियतांक ध्यान रखिए, इसका नाम क्या होता है, Z का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। और एक बार फिर से, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा किसके समानुपाती होती है, जो आवेश इसमें प्रभावित होता है स्टूडेंट्स, उसके समानुपाती। ये पहला नियम है, आपने समझ लिया ना। चलिए, अब इसका एक और नियम है जिसको द्वितीय नियम बोलते हैं, द्वितीय नियम, उसको भी समझ लेते हैं क्लियर कट, ओके। तो आइए इसको इरेज करके द्वितीय नियम भी फटाफट देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं द्वितीय नियम आखिर इनका क्या कहता है, ओके। वैसे ज़्यादातर पहला ही नियम पूछा जाता है, प्रथम नियम, लेकिन अगर प्रथम द्वितीय एग्जाम में ना बोले तो आपको दोनों लिख कर आना है, ठीक है। तो देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, डायग्राम के माध्यम से इसको भी देखते हैं। हाँ, तो अभी तक प्रथम नियम से ही द्वितीय नियम रिलेटेड है, ठीक है। प्रथम नियम से ही द्वितीय नियम आपका रिलेटेड है। कैसे, देखिए प्रथम नियम ने हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, कि अगर हमारा कोई सेल होता है, कौन सा सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और उसमें इलेक्ट्रोड को हम रखते हैं, ये हमने इलेक्ट्रोड डाल दिया, सेल हमारा बन गया। लेकिन कैसे बनता है, जब बाहर से हम एक बैटरी जोड़ देते हैं। अब ये बैटरी क्या करती है दोस्तों, विलयन में, इस अंदर जो विलयन है उसमें वैद्युत धारा प्रभावित करती है। तो इस विलयन में से दोस्तों पदार्थ आकर क्या हो जाता है, इस पर आकर एकत्रित हो जाता है, जम जाता है ना, ठीक है। और इसी जमने वाले पदार्थ की मात्रा को हम दोस्तों मान लेते हैं W1 मान लेते हैं, जो कि प्रथम नियम में हमने क्या देखा था कि यार जो मात्रा होती है मुक्त होने वाली मात्रा पदार्थ की, वो समानुपाती होती है प्रभावित आवेश के। और यही आगे बढ़कर दोस्तों बराबर के चिन्ह लगा के Z लगा देते थे और Q लग जाता था, ठीक है। एक आ जाता है दोस्तों हमारे एक नया टर्म जो कि होता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो W1 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, Z1 मल्टीप्लाई में Q, ओके। चलिए, उसके बाद दूसरे अगर एक हमने और बनाया है, इसका मतलब भाई आपको समझ में आएगा, एक हमने सेल बना दिया दोस्तों, दूसरा सेल, इसमें भी इसी तरह दोस्तों दो इलेक्ट्रोड को डुबोया है। ये इलेक्ट्रोड दोस्तों अब दूसरा इलेक्ट्रोड है, अलग इलेक्ट्रॉन है, विभिन्न इलेक्ट्रॉन। इसमें भी दोस्तों बाहर से हमने एक बैटरी जोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें भी जो बैटरी जोड़ने से क्या होगा, इस विलयन में से जो भी पदार्थ होगा वो पदार्थ आकर इस पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और इस इकट्ठे पदार्थ की मात्रा को हम मान लेते हैं W2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर, ये भी हमारा Z1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर W1 है, Z1 है, यहाँ पर W2 है, यहाँ पर Z2 कर दीजिए और फिर Q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। तो अब द्वितीय नियम आपके लिए बहुत ही आसान है कि आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ये जो पदार्थ यहाँ पर मुक्त हो रहा है उसकी मात्रा आवेश पर तो निर्भर कर रही है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों इस वैद्युत रासायनिक तुल्यांक पर भी निर्भर कर रही है। इस मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के भी समानुपाती होती है, ठीक है। यही दूसरा नियम कहता है, जो कि हमने लिखा हुआ है कि जब समान वैद्युत धारा, एक कंडीशन है, जब हम वैद्युत धारा जो प्रभावित की जाए वो समान की जाए, यानी कि करंट जो इसमें से जा रहा हो इसमें से जा रहा हो वो क्या हो दोस्तों, समान हो, ओके। ये कंडीशन है बस इसमें, ठीक है। बाकी सब वही है कि जब समान वैद्युत धारा विभिन्न इलेक्ट्रोडों में से प्रभावित की जाए तब दोस्तों जो पदार्थ एकत्रित होंगे दोस्तों इलेक्ट्रोड पर, उनकी मात्रा क्या होती है, इस वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। एक बार फिर देखिए, याद हो जाएगा इसी वीडियो में आपको क्या हमने कहा कि हम समान वैद्युत धारा प्रभावित करेंगे, कंडीशन ये है। हाँ सर, अब समान वैद्युत धारा विभिन्न इलेक्ट्रोड में से प्रभावित होंगी तो इन इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा दोस्तों किसके समानुपाती होगी, उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। क्लियर, तो वही लिखा है हमने कि जब समान वैद्युत धारा विभिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रभावित की जाती है, ओके, तब इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। बस यही है आपका, ओके, यही आपका द्वितीय नियम।
तो यहाँ से हमारा W1 W2 हमने निकाल ही लिया है। अगर आप इनका रेशो ले ले जरा तो क्या आ जाएगा हमारा W1 अपॉन W2 का रेशो जरा लीजिए तो यहाँ पर आपका Z1 अपॉन में Z2 बचे आएगा, Z1 अपॉन में Z2 आपका आ जाएगा। क्लियर। और Q आपस में कट जाएंगे। ये जो साथ में Q और सोच रहे हो ना कि सर जी यहाँ से Q आपने क्या किया, यहाँ का Q क्या किया, ये कट जाएंगे क्योंकि दोस्तों वैद्युत धारा समान है, मतलब कि समान आवेश प्रवाह हो रहा है दोनों में, ये कट जाएंगे आपस में। तो ये देख रहे हो ना, जो पदार्थ की मात्रा है वह वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती है। पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती है ना। ठीक है, तो यही आपका दूसरा नियम है। कंडीशन याद रखना, समान वैद्युत धारा प्रभावित करेंगे विभिन्न इलेक्ट्रोड में से। ठीक है, तो ये आपका दोनों नियम है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ के हम आंकी प्रश्न कैसे पूछ जाते हैं और कैसे किस फॉर्मूले का यूज करके उसको उड़ाना रहता है। ये फॉर्मूला तो हमने देख लिया एग्जाम में लिखने के लिए, लेकिन अलग फॉर्मूला हम देखेंगे आंकिक प्रश्नों को उड़ाने के लिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए जरा। तो नोट कर लिया आप सभी ने, बहुत बढ़िया। अब हम आंकिक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं 2-3 नंबर के और उनको कैसे उड़ाना है ये हम देख लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, और उसमें अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह आप जरूर कर दिया कीजिए एंड सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूले। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपसे क्या एग्जाम में पूछा जाता है ना, आपको देगा कि एक इलेक्ट्रोड पर 1 मोल एल्युमिनियम +3 दोस्तों मुक्त होके एल्युमिनियम धातु के रूप में उस इलेक्ट्रोड पर आ जा रहा है, मुक्त हो जा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों कितना आवेश हमें चाहिए होगा, कितना आवेश प्रभावित करें कि इलेक्ट्रोड पर 1 मोल एल्युमिनियम +3 जो आयन के रूप में है वह धातु के रूप में आके उस पर एकत्रित हो जाए। तो बताइए कितना आवेश आपको चाहिए होगा। तो कैसे निकालेंगे आवेश की मात्रा? ऐसा ही सवाल एग्जाम में कई साल हर साल पूछा गया है। तो जो दोस्तों आवेश की मात्रा होती है ना, वो फॉर्मूला आप लिख दीजिए NENF। ये क्लियर कट एक फॉर्मूला हमने आपके लिए बनाया है दोस्तों। ट्रिक समझ लीजिए एक तरीके से, जो काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा इस तरह के सवाल को फोड़ने में। अच्छा बताइए, आप आवेश आप निकाल लोगे। Ne मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन आपको पहले चाहिए। अब देखो एल्युमिनियम +3 से एल्युमिनियम में आप बदलोगे, मतलब कि यहाँ पर आवेश को 0 किया तो कितना इलेक्ट्रॉन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। +3 को 0 करने में दोस्तों आपको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है 3। ठीक है, और ये क्या है n, ये n है मोलों की संख्या। ये n क्या है, ये n है, ये Ne मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये केवल n लिखा है, मतलब कि केवल जो n लिखा है मतलब कि दोस्तों मोल संख्या है, और Ne मतलब दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, तो मोल संख्या कितनी है, 1 मोल है, तो 1 मोल से गुणा कीजिए और फराडे लगा दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 3 फराडे आपको आवेश चाहिए होगा। और फराडे का एग्जाम में आप चाहते हो तो मान भी रख सकते हो भाई, फराडे आपका बराबर होता है 96500 के। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, छोटा सवाल यहाँ पर करा रहे हैं स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड। तो एक और सवाल देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपको कह दिया कि 0.5 मोल कॉपर +2 को आपको दोस्तों कॉपर धातु में बदलना है, या फिर पूछेगा कि 0.5 मोल कॉपर +2 को कॉपर में धातु में बदलने के लिए कितना हमें आवेश चाहिए होगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला से निकालेंगे दोस्तों। आवेश क्या हो जाएगा, NENF। बस Ne मतलब कितना इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए। पहले तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, क्योंकि 2 माइनस आपका प्लस को 0 में बदल देगा। तो 2 यहाँ पर रखिए, मल्टीप्लाई में मोलों की संख्या 0.5 है तो 0.5 रखिए और फराडे कर दीजिए। एंड इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने कैलकुलेट कर दिया और F का मान आप वो रख दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा वीडियो जिसमें आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश की। बड़े जो टाइप के सवाल होते हैं, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, वो न्यूमेरिकल वाले वीडियोस में हम कवर कर देंगे, चिंता मत करें। आपके लिए तो सब कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करिएगा हमारे लिए, ताकि मोटिवेशन मिले कि इस तरीके से और भी बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें और पढ़ाई जारी करें अपनी अभी से ही। प्लेलिस्ट के थ्रू क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री 2025 का प्लेलिस्ट बन चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम।